नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं वासुदेव नंदन जी की हिंदी व्याकरण की पुस्तक से, और पिछली कक्षा में हमने अनुस्वार और अनुनासिक, पंचमाक्षर और अनुस्वार, इन सब के भेद को, विशेषताओं को, सबको पूरा पढ़कर समाप्त किया था। और आज की ये जो कक्षा है वो होने वाली है वर्णों का उच्चारण पे। ठीक है, यानी कि वर्णों के उच्चारण में कहाँ कहाँ से मुख में कौन कौन से स्थान होते हैं जहाँ से वर्णों का उच्चारण किया जाता है, किस वर्ग का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। तो ये सभी विषय वस्तुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को और देखेंगे वर्णों का उच्चारण। कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों में बोला जाता है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी वर्ण है, मुख के भिन्न भिन्न भाग हैं, उन भागों के माध्यम से ही बोला जाता है। इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख के 6 भाग हैं। कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और नाक। ठीक है, तो ये जो 6 भाग हैं, इन 6 भागों में हम इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। उच्चारण स्थान है हमारा और वर्ण बोले जाते हैं। हिंदी के सभी वर्ण इन्हीं से अनुशासित और उच्चारित होते हैं। चूँकि उच्चारण स्थान भिन्न है, इसलिए वर्णों की निम्नलिखित श्रेणियां भी बनाई गई है। ठीक है, चूँकि इतने सारे उच्चारण स्थान हैं, ये कितने हैं? 6, तो इसलिए इनके कुछ वर्ग भी बनाए गए, जैसे कि कंठ। अब कंठ की बात करें तो कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले कुछ वर्ण हैं। यानी कि कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाते हैं उनमें है अ, आ, क वर्ग के सभी वर्ण, साथ साथ ह और विसर्ग। ठीक है, तो ये कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं। तो आपको इस प्रकार ये सभी याद रखना होगा कि कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वो हैं अ, आ, क वर्ग के सभी वर्ण और ह तथा विसर्ग। ये सभी कंठ के अंतर्गत आते हैं, यानी कि यही इसी की कंठ के माध्यम से ही उच्चारित होते हैं। वहीं तालव्य यानी तालु की बात करें तो तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले जो वर्ण है वो है छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग के सभी वर्ण, य और तालव्य श, ये सभी बोले जाते हैं तालव्य से या तालु से। वहीं मूर्धन्य की बात करें तो मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले कुछ वर्ण हैं। यानी कि मूर्धा और जीभ के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाते हैं इनमें है री, ट वर्ग के सभी वर्ण, र और मूर्धन्य श। इसीलिए इसको मूर्धन्य श कहा जाता है, क्योंकि मूर्धा से इसका उच्चारण किया जाता है। वहीं अगला है दंते, यानी कि दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले जो वर्ण है वो है त वर्ग के वर्ण, साथ साथ ल और दंते स। और इसीलिए इसको दंते स बोला जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण दांत की सहायता से किया जाता है, दांत के स्पर्श से किया जाता है, दंते स। वहीं ओष्ठ की बात करें तो दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले कुछ वर्ण हैं, जिसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा प वर्ग के सभी वर्ण हैं, जिनका ओष्ठ से प्रयोग किया जाता है उच्चारण करने में। वहीं कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु के सम्मिलित रूप में जिन वर्णों का प्रयोग किया जाता है उच्चारण में, जैसे कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से, यानी कंठ और तालु दोनों में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले कुछ वर्ण हैं, जैसे ए और ए। ये कंठ और तालु के मदद से बोला जाता है। वही कंठोष्ठी यानी कंठ और ओष्ठ की मदद से, यानी कि कंठ द्वारा जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले कुछ वर्ण हैं, जैसे ओ और औ। ठीक है, इसका उच्चारण कंठ द्वारा जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श से बोला जाता है। वही दंतोष्ठ यानी कि दांत और ओष्ठ के, ठीक है, इसके माध्यम से बोले जाने वाले कुछ वर्ण हैं, जैसे दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण है व। यानी कि इसके उच्चारण में दांत से जीभ का स्पर्श होता है और ओठों का स्पर्श होता है। ठीक है, तो दंतोष्ठ का जो वर्ण है वो है व। अब आगे हम देखेंगे स्वर वर्णों का उच्चारण, यानी कि स्वर वर्णों का उच्चारण कैसे किया जाता है। तो अ का उच्चारण, सबसे पहले किसका उच्चारण? अ का उच्चारण। आप सभी जानते हैं अ, आ, ये सभी कितने हैं? हमारे 11 स्वर वर्ण हैं। तो अ का उच्चारण देखेंगे, यह कंठे ध्वनि है। तो इसे अच्छे से याद रखिएगा कि अ क्या है? एक कंठे ध्वनि है। इसमें व्यंजन मिला रहता है, जैसे क हलंत जोड़ अ बराबर क। यानी कि जब भी हम क का उच्चारण करते हैं तो वो क में क्या है?
अ मिला हुआ होता है। जब यह किसी व्यंजन में नहीं रहता है तब उस व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। हलंत का मतलब है कि इसमें अभी स्वर नहीं मिला है। जैसे ही ये हलंत हट जाता है इसका मतलब है कि इसमें अ मिला हुआ है, यानी कि स्वर मिला हुआ है। तो हलंत का चिन्ह लगा दिया जाता है। हिंदी के प्रत्येक शब्द के अंतिम अ लगे वर्ण का उच्चारण हलंत सा होता है, जैसे कि नमक, रात, दिन, मन, रूप, सब में कहीं ना कहीं हमें स्वर की सहायता से ही काम करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि अकारांत शब्द का अंतिम वर्ण संयुक्त हो तो अंत्य अ का उच्चारण पूरा होता है। यहाँ कहने का मतलब है कि इसके अतिरिक्त हम बात करें यदि अकारांत जिसका अंत अ से होता है, ठीक है, अकारांत जिसका अंत किससे होता है, अ से होता है, तो अकारांत शब्द का अंतिम वर्ण संयुक्त हो, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सत्य में त और य संयुक्त है, ठीक है, तो संयुक्त हो तो अंत्य अ का उच्चारण पूरा होता है, यानी कि त में अ लगाने की ज़रूरत नहीं है, य में अ अपने आप लगा होता है। तो यही कहा जा रहा है कि इसके अतिरिक्त यदि अकारांत शब्द का अंतिम वर्ण संयुक्त हो तो अंत्य अ का उच्चारण पूरा होता है। अंत्य अ का, यानी कि ये जो य है इसमें अ लगा हुआ है और ये इस प्रकार से उच्चारण इसका पूरा हो गया। त में अ नहीं लगा है, त क्या है, संयुक्त है य के साथ, य में अ लगा हुआ है। तो इस प्रकार सत्य, ब्रह्म, खंड, धर्म इत्यादि होता है। इतना ही नहीं, यदि ई या उ के बाद य आए, यानी कि ई उ के बाद य आए तो अंत्य अ का उच्चारण पूरा होता है, जैसे प्रिय, आत्मीय, राजसूय, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यदि ई ठीक है या उ के बाद य आए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आत्मीय जो है ई के बाद य आया है, ठीक है। आत्मीय अगर हम म में देखें तो ई आया है यहाँ पे, ठीक है। तो ई जो यहाँ है उसके बाद य आए तो अंत्य अ का उच्चारण पूरा हो जाता है। उसी प्रकार राजसूय, सु में उ का उच्चारण आ गया तो राजसूय, सु में उ का उच्चारण आने से यहाँ पे यह अपने आप पूरा हो गया, इसमें अलग से अ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उ लग गया तो ये पूरा हो गया और उसके बाद जब य लग गया तो य के अंत में अ अपने आप आ गया। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि म में यहाँ पे अ नहीं है, यहाँ पे ई है, ठीक है। इस प्रकार से शब्द लिखे जाते हैं। वहीं ए और औ का उच्चारण की अगर हम बात करें तो ए का उच्चारण कंठ और तालु से होता है और औ का उच्चारण कंठ और ओठ के स्पर्श से होता है। तो ध्यान रखिएगा, ए का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ और तालु से होता है, जबकि औ का उच्चारण कंठ और ओठ के स्पर्श से होता है। संस्कृत की अपेक्षा हिंदी में इनका उच्चारण भिन्न होता है। जहाँ संस्कृत में ए का उच्चारण ऐ और औ का उच्चारण औ की तरह होता है, वहाँ हिंदी में इसका उच्चारण क्रमशः क्या होता है, अय और अव के समान होता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी में जो इस प्रकार से अय और अव का जो उच्चारण हुआ, यानी कि इन दो स्वरों की ध्वनियाँ संस्कृत से भिन्न है। जैसे संस्कृत में श हलंत अ ई ल शैल, यानी कि इसमें ऐ, ये आप देख सकते हैं इसमें ऐ जैसा उच्चारण हो रहा है, वही हिंदी में ये ऐ जैसा होता है। जैसे ऐसा तो अयसा, ऐसा, इसका उच्चारण हम इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। वहीं कौतुक हम इस प्रकार औ का उच्चारण किया हमने, जबकि हिंदी में हम अव का उच्चारण करते हैं। जैसे कौन को क अ व न, कौन, ठीक है। यानी कि ऐ जो संस्कृत में उच्चारित होता है वो हिंदी में अय हो जाता है, वहीं औ जो संस्कृत में होता है वो हिंदी में अव हो जाता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा। संस्कृत में ऐ हिंदी में अय हो जाता है, संस्कृत का औ हिंदी में अव हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो स्वर वर्णों का उच्चारण था इस प्रकार से किया जाता है। अब चलेंगे हम व्यंजन वर्ण की ओर। आगे देखेंगे व्यंजनों का उच्चारण। देखिए व्यंजनों के उच्चारण में सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि कन्फ्यूज़न होता है व और ब के उच्चारण में। कैसे, देखिए व का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है दंतोष्ठ, ठीक है, यानी कि दांत और ओठ, अर्थात दांत और ओठ के संयोग से व का उच्चारण होता है व। और ब का उच्चारण दो ओठों के
मेल से होता है। तो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जहाँ व का उच्चारण दंतोष्ठ है, वहीं ब का उच्चारण दोनों ओठों के मेल से उच्चारण होता है। हिंदी में इनके उच्चारण और लिखावट पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि लिखने और बोलने में भद्दी भूलें हो जाया करती हैं। वेद को वेद और वायु को वायु कहना भद्दा लगता है। संस्कृत में ब का प्रयोग बहुत कम होता है, हिंदी में बहुत अधिक। यही कारण है कि संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रयुक्त व वर्ण को हिंदी में ब लिख दिया जाता है। बात यह है कि हिंदी भाषी बोलचाल में भी व और ब का उच्चारण एक ही तरह करते हैं, इसलिए लिखने में भूल हो जाया करती है। इसके फलस्वरूप शब्दों का अशुद्ध प्रयोग हो जाता है। इससे अर्थ का अनर्थ भी होता है। कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, तो विशेषकर आपको याद रखना है कि व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, यानी कि दांत और ओठ। वहीं ब का उच्चारण दोनों ओठों के मेल से ब कहते हैं। अब उदाहरण देखेंगे कि यहाँ पे जो पहला उदाहरण दिया गया है, जैसे वास। अब कुछ लोग वास को क्या कहेंगे, बास। ठीक है, तो ये कितना अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है यहाँ पे। तो वास रहने का स्थान, जहाँ जिसको कहते हैं निवास स्थान, वहीं बास यानी कि एक प्रकार का सुगंध कह लीजिए या दुर्गंध कह लीजिए। ठीक है, वहीं वंशी तो मुरली को कहेंगे वंशी। वहीं बंशी यानी कि मछली फंसाने का यंत्र बंशी होती है। वहीं वेग यानी कि गति, वहीं बेग यानी कि थैला, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं। वहीं ठीक है, कपड़ा, जिसको अरबी में कहते हैं, तुर्की की भी एक पदवी है। तो कहने का मतलब है कि किस प्रकार से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वाद का मतलब होता है मत, और बाद का मतलब होता है उपरांत या पश्चात। वहीं बाह्य यानी वहन करने यानी कि ढोने योग्य, वहीं बाह्य यानी कि बाहरी। तो इस प्रकार से व और ब का अंतर आपको पता होना चाहिए कि किसका उच्चारण कहाँ से ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। वहीं सामान्यतः हिंदी की प्रवृत्ति ब लिखने की ओर है। यही कारण है कि हिंदी शब्दकोशों में एक ही शब्द के दोनों रूप दिए गए हैं। बांग्ला में तो एक ही ब यानी कि व है, यहाँ पे ब और व अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन हिंदी में यह स्थिति नहीं है, यहाँ पर ब और व दोनों अलग अलग है। यहाँ तो वहन और बहन का अंतर बतलाने के लिए व और ब के अस्तित्व को बनाए रखने की आवश्यकता है। अब देखिए, ये तो हो गया व और ब का उच्चारण। अब हम देखेंगे अड़ और ढ का उच्चारण। हिंदी वर्णमाला के ये दो नए वर्ण, आप सभी जानते हैं कि 5 नए वर्ण को शामिल किया गया है हिंदी वर्णमाला में, श, त्र, ज्ञ, अड़ और ढ। तो अड़ और ढ का उच्चारण स्थान हिंदी वर्णमाला के ये जो नए 2 वर्ण हैं, जिनका संस्कृत में अभाव है, यानी कि संस्कृत में ये नहीं है, तो ये पूछा जाता है कि कौन से वर्ण इनमें से संस्कृत में नहीं है। तो अड़ और ढ जो है वो संस्कृत में क्या है कि नहीं है, ये अभाव है संस्कृत में। हिंदी में ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने से इनकी रचना हुई है। वास्तव में ये वैदिक वर्णों क और क के विकसित रूप है। इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है। अब यही प्रश्न बनता है कि अड़ और ढ, ये जो बिंदी लगा हुआ है, इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका प्रयोग होता है शब्द के मध्य में या फिर अंत में, यानी कि शब्द के प्रारंभ में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है, और उन्हें इस प्रकार से जो ऊपर जाती है, इन्हें उश्रिप यानी ऊपर फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं, जैसे सड़क, हाड़, गाड़ी, पकड़ना, चढ़ना, गढ़ इत्यादि। तो इस प्रकार ड और ढ का उच्चारण था। अब हम देखेंगे तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स का उच्चारण। अब देखिए, ये जो तीनों जो वर्ण आप देख पा रहे हैं, ये तीनों वर्ण है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इन तीनों को किसकी संज्ञा दी गई है, ऊष्म व्यंजन की, क्योंकि इन्हें बोलने से सांस की ऊष्मा चलती है। ये संघर्षी व्यंजन है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये ऊष्म व्यंजन है, जिसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तालव्य श के उच्चारण में जीवा तालु को स्पर्श करती है, इसीलिए इसको तालव्य श भी कहा जाता है, क्योंकि जीवा कहाँ पे स्पर्श कर रही है, तालु में, और हवा दोनों बगलों से स्पर्श करती हुई निकल जाती है। पर मूर्धन्य श के उच्चारण में जीवा मूर्धा को स्पर्श करती है, इसलिए भी इसे मूर्धन्य श कहते हैं, क्योंकि जीवा कहाँ स्पर्श कर रही है, मूर्धा में स्पर्श कर रही है। वहीं अतएव तालव्य श यानी कि तालव्य श वर्ण है और मूर्धन्य श मूर्धन्य वर्ण। हिंदी में अब मूर्धन्य का उच्चारण तालव्य श के समान होता है।
मूर्धन्य श वर्ण उच्चारण में नहीं है पर लेखन में अब भी है। सामान्य रूप से मूर्धन्य स का प्रयोग तत्सम शब्दों में अधिक देखा गया है, जैसे अनुष्ठान, विषाद, निष्ठा, विषम, कषाय इत्यादि। यानी कि सामान्यतः इसका प्रयोग किसमें किया जा रहा है? तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग अधिक हो रहा है। वहीं तालव्य श और दंत स के उच्चारण में भी भेद स्पष्ट है। जहाँ तालव्य श के उच्चारण में जीवा तालु को स्पर्श करती है, वहाँ दंत स के उच्चारण में जीवा दांत को स्पर्श करती है और इसलिए इसे दंत स भी कहते हैं। तालव्य श वर्ण सामान्यतः संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्दों में पाया जाता है। यानी कि तालव्य श कहाँ कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्दों में पाया जाता है, जैसे पशु, अंश, शराब, शीशा, लाश, स्टेशन, कमीशन इत्यादि। हिंदी की बोलियों में तालव्य श मूर्धन्य श का स्थान दंत स ने ले लिया है। तालव्य श और दंत श के अशुद्ध उच्चारण से गलत शब्द बन जाते हैं और उनका अर्थ भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। अर्थ और उच्चारण के अंतर को दिखलाने के लिए यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिसे हम देखेंगे। जैसे कि अंश, ठीक है, अंश जो है उसका अर्थ क्या होता है? भाग, लेकिन अगर अंश इसको कर दे तो हो जाएगा कंधा, तो अर्थ का क्या बन गया? अनर्थ बन गया। वहीं शकल जिसका अर्थ है खंड, वहीं सकल जिसका अर्थ है सारा। वहीं शर यानी कि बाण को कहते हैं, वहीं सर यानी कि तालाब को कहते हैं। वहीं शंकर महादेव को और शंकर मिश्रित को। स्व यानी कि कुत्ता है, स्व का अर्थ, वहीं स्व का अर्थ अपना होता है। शांत यानी कि धैर्य युक्त होना होता है और शांत यानी अंत सहित। तो इस प्रकार यहाँ पे जो तीनों श थे हमारे, उसका उच्चारण का यहाँ पे पूरा दिया गया है। जो महत्वपूर्ण बिंदु थे आप उसको जरूर से याद कर लीजिएगा, परीक्षाओं की दृष्टि से ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे हम देखेंगे ड और ढ का उच्चारण। इसका उच्चारण शब्द के आरंभ में, द्वित्व में और ह्रस्व स्वर के बाद अनुनासिक व्यंजन के संयोग से होता है। यानी कि इसका जो उच्चारण होता है वो कहाँ होता है? शब्द के आरंभ में। जबकि हमने देखा था जो अड़ और ढ था बिंदी लगा हुआ, उसका उच्चारण शब्द के मध्य में या अंत में हो रहा था। यहाँ पे ड और ढ जो है इसका उच्चारण शब्द के आरंभ में ही होता है। द्वितीय में होता है। द्वितीय यानी कि जब दो प्रकार के, जैसे गड्ढा है ना, द्वितीय, इसमें इसका प्रयोग होता है और ह्रस्व स्वर के बाद अनुनासिक व्यंजन के सहयोग से होता है। जैसे हम देख लेंगे डाका, डमरू, ढाका। आप देख सकते हैं प्रारंभ में ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। ड ढ है ना, ढकना, ढोल शब्द के आरंभ में। वही द्वित्व वाले में देखेंगे तो गड्ढा, खड्डा, द्वित्व में इस प्रकार इसका प्रयोग किया जा रहा है। वही ह्रस्व स्वर के पश्चात अनुनासिक व्यंजन के संयोग पर, जैसे दंड, पिंड, चंडू, मंडप। अब यहाँ पे जैसे कि चंडू है, ठीक है, इसको देखेंगे च जो है वो ह्रस्व स्वर है, यानी कि ह्रस्व स्वर के पश्चात इसका प्रयोग किया जा रहा है। च के बाद देखिए ड आ रहा है और अनुनासिक व्यंजन के संयोग पर किया जा रहा है। यहाँ पे अनुनासिक व्यंजन क्या है? बिंदी, ठीक है। तो एक तो ह्रस्व स्वर के पश्चात अनुनासिक व्यंजन के संयोग पर किया जा रहा है, यानी कि ह्रस्व स्वर हो उसके ऊपर अनुनासिक व्यंजन हो, तब ड का या ढ का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि शब्द के आरंभ में, द्वित्व में और ह्रस्व स्वर के पश्चात अनुनासिक व्यंजन के संयोग पर ड और ढ का प्रयोग किया जाता है। अब इस व्यंजन वर्णों के उच्चारण के बाद अब हम चलेंगे कुछ संयुक्ताक्षरों के उच्चारण को भी हम यहीं पर देखेंगे। जैसे कि हिंदी में संयुक्ताक्षर के प्रयोग और उच्चारण की 3 रीतियां होती हैं, ठीक है। कितनी रीतियां हैं संयुक्ताक्षर के प्रयोग उच्चारण की? 3 रीतियां, तो ध्यान रखिएगा। जिसमें से पहली जो रीति है वो है संयुक्त ध्वनियों की रीति। संयुक्त ध्वनियाँ क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक उदाहरण के लिए प्रारब्ध दिया हुआ है। अब प जो है उसमें हलंत लगा हुआ, यानी कि प के साथ र तुरंत आ गया है, फिर आ आया है, तो प्रा, यानी कि प और र दोनों क्या है? व्यंजन है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे, और एक स्वर कौन? आ, तो एक स्वर के सहारे बोली जाए तो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती है। अधिकतर संयुक्त ध्वनियाँ तत्सम शब्दों में ही मिलती हैं। शब्द के आरंभ में ध्वनियाँ प्राय पाई जाती है। आप देख ही सकते हैं प और र जो हलंत लगा हुआ है ये पहले ही, यानी कि 2 संयुक्त व्यंजन एक साथ है जो कि एक स्वर का सहारा ले रही है आ का,
है ना। मध्य में और अंत में अपेक्षाकृत ये कम होती है। जैसे प्रारब्ध शब्द में ध्वनियों का संयुक्तीकरण आरंभ में हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्रारब्ध में प हलंत जोड़ र हलंत, उसके साथ एक स्वर लगा आ, तो प्रा बन गया सीधा। मतलब प और र के बीच में किसी भी प्रकार का स्वर नहीं है, दो संयुक्त व्यंजन आपस में स्वर एक ही स्वर के साथ जुड़ रहे हैं। इसके बाद जब प्रा र के लिए फिर र जोड़ अ, और बद्ध के लिए फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ब और ध जो है हलंत लगा हुआ एक साथ है, जो कि एक स्वर अ के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार आरंभ और अंत में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ आपस में संयुक्त होती है, यही होती है संयुक्त ध्वनियाँ। इस प्रकार संयुक्त ध्वनियों के कुछ अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं, जैसे कि प्राण। तो प्राण में क्या है, प हलंत और र हलंत दोनों को एक साथ लिखा गया है, तब इसको एक स्वर आ के साथ जोड़ा गया है ना, प्रा। फिर न के लिए र और न में हलंत और अ, प्राण। उसी प्रकार व्रण, घ्राण, म्लान, क्लांत, प्रवाद, प्रकर्ष इत्यादि संयुक्त ध्वनियों के अन्य उदाहरण हैं। संयुक्त ध्वनियों के उदाहरण में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनमें पूर्वापर संबंध अधिक स्पष्ट रहता है। अब देख ही सकते हैं प और र में पूर्वापर संबंध यहाँ पे दिख रहा है हमें। ऐसी अवस्था में उच्चारण का तरीका यह होना चाहिए कि पहली ध्वनि का उच्चारण प्रारंभ करते समय ही दूसरी ध्वनि के लिए भी तत्संबद्ध अवयव को तैयार रखें। जैसे कि जब हम प और र बोल रहे हैं तो ऐसे प और र नहीं बोलेंगे, प्र बोलेंगे। तो तुरंत में एक दूसरी जो ध्वनि उसको भी तैयार रखना चाहिए अवयव को, ताकि दोनों का उच्चारण पूर्वापर संबंध रहित एक साथ हो जाए। जैसे प्राण में प्र के उच्चारण के लिए जब ओठ प के लिए मिले, उसी समय र कहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, ताकि दोनों का विस्फोट या उच्चारण एक साथ हो सके। जैसे प्र, एक एक संयुक्त ध्वनि का इसी प्रकार अभ्यास करने से उच्चारण ठीक हो सकता है। ऐसा ना होने के कारण ही लोग स्नान का अशुद्ध उच्चारण स्नान या स्नान और स्कूल का स्कूल या सकूल कर बैठते हैं। तो इस प्रकार हमें संयुक्त जो ध्वनियाँ हैं इसका ध्यान देना होगा। अब आगे जो है हम कुछ संपृक्त ध्वनियों को और कुछ युग्मक ध्वनियों को भी देखेंगे। ये जो संपृक्त ध्वनियाँ हैं, देखिए ये क्या है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, यानी कि जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के लिए संबल है, यह संबल में स और ब म से संयुक्त है, यानी कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, हम चाहे तो स के ऊपर अनुस्वार लगा के भी काम चला सकते हैं, लेकिन हमने उसके लिए प्रयोग किया म का, और वो भी म किस में लगा, ब में लगा, स में नहीं लगा। लेकिन अगर अनुस्वार लगाते तो वो स में लगाते। तो इस प्रकार स से भी वो जुड़ा हुआ है और ब से भी जुड़ा हुआ है। तो इसको कहते हैं संपृक्त ध्वनियाँ, यानी कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे संबल, यहाँ स और ब ध्वनियों के साथ म ध्वनि संयुक्त हुई है। वहीं अब बात करते हैं युग्मक ध्वनियों की। अब युग्मक ध्वनियाँ क्या है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जैसे कि दिक्कत क है ना, तो युग्मक हो गया, युग्म हो गया। जब एक ही ध्वनि का, यानी कि क के साथ क का ही युग्म हुआ, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे दिक्कत, क्षुण्ण, उत्फुल्ल, प्रसन्नता, ठीक है। इस प्रकार से युग्मक ध्वनियाँ अधिकतर शब्द के मध्य में ही आती हैं। कहाँ आती है? अधिकतर शब्द के मध्य में। इस नियम के अब कुछ अपवाद भी हैं, जैसे उत्फुल्ल यानी कि अंतिम में भी आया है गप, इस प्रकार से। तो इन सारी ध्वनियों का उच्चारण अभ्यास की अपेक्षा रखता है, यानी कि आप जितना इसका उच्चारण करेंगे उतना आप ज़्यादा बेहतर इसका शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे और सीख पाएंगे। व्यवहारिक ज्ञान आपको हो पाएगी व्यवहार के बाद ही। तो इस प्रकार अक्षर के हम दो प्रकार देखते हैं, एक होता है बद्धाक्षर और दूसरा है मुक्ताक्षर। ठीक है, किसके? अक्षर के। बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है, जैसे आप, एक, नाम, ये सब हलंत वाले हैं। ठीक है, ये बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है? व्यंजन होती है। लेकिन मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है, जैसे जो, खा, गा, जा, रे, इस प्रकार से। तो दो प्रकार के अक्षर को हमने देखा, बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। जहाँ बद्धाक्षर में अंतिम ध्वनि व्यंजन की होती है, वहीं मुक्ताक्षर में अंतिम ध्वनि किसकी होती है? स्वर की होती है। तो इस प्रकार अपने संपूर्ण कक्षा में जो उच्चारण स्थान थे स्वर का, व्यंजन का और इसके साथ साथ बहुत सारी ध्वनियों का, वो सब आपने पढ़कर समाप्त कर लिया है। बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है आपकी विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित। अब इसी प्रकार हम अगली कक्षा में बलाघात, अनुतान, संगम, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।